अक्टूबर 2025 में यूनेस्को के कौन से ब्यूरो में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है वाइस चेयर की पोजीशन पे? तो ये ब्यूरो है कॉप 10 ब्यूरो, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये कॉप 10 ब्यूरो है जो कि आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट के अंतर्गत। इंडिया को री इलेक्ट किया गया है कॉप 10 ब्यूरो के अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये यूनेस्को के अंदर ये बॉडी फॉर्म की गई है। क्या ओकेजन था? तो 10th सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जिसमें इंडिया को री इलेक्ट किया गया है फॉर कॉप 10 ब्यूरो फॉर द पोजीशन ऑफ वाइस चेयर। कहां पे ये हुआ है? तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस में आयोजित किया गया था ये 10th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। और ये जो इलेक्शंस हुए थे या ये जो ओकेजन हुआ था, ये 20 से 22 अक्टूबर 2025 के बीच में आयोजित किया गया था। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट एकमात्र ऐसी लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो कि स्पोर्ट में डोपिंग को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इट्स अ ओनली लीगली बाइंडिंग ग्लोबल फ्रेमवर्क अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। इंडिया को डेलीगेशन लीड किया गया है हरिरंजन राव जी द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में, और अनंत कुमार जी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, तो हल्का सा इंडियन डेलीगेशन के बारे में भी ध्यान रखिएगा। इंडिया की पोजीशन हमने देखी वाइस चेयरपर्सन फॉर एशिया पैसिफिक ग्रुप। इंडिया का कार्यकाल कितना होगा? तो 2025 से 2027 तक के लिए, 2025 से 2027 टर्म के लिए इंडिया का कार्यकाल होगा एज वाइस चेयरपर्सन। कहां पे? इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, जो कि यूनेस्को के अंदर आता है। ठीक है, और कौन कौन से ब्यूरो मेंबर्स हैं वाइस चेयर की पोजीशन पे? तो अजरबैजान जो है अदर ब्यूरो मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे अजरबैजान है जो कि चेयरपर्सन है, ये भी याद रखिएगा। रीजनल वाइस चेयर्स की बात करें तो ब्राजील है, जाम्बिया है और सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो अजरबैजान जो है ये चेयरपर्सन हो जाते हैं, और ब्राजील, जाम्बिया और सऊदी अरेबिया जो है ये रीजनल वाइस चेयर होते हैं, जैसे इंडिया भी एक वाइस चेयर है, रीजनल वाइस चेयर है फॉर एशिया पैसिफिक ग्रुप। ठीक है, टर्म ड्यूरेशन 2025 से 2027। अदानी पावर के किस पावर प्लांट को अप्रूव किया गया है इंडिया की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के लिए 2025 में? तो ये जो पावर प्लांट है अदानी का, ये गोदा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है जो कि झारखंड में स्थित है, जिसकी कैपेसिटी है 1600 मेगावाट की। नेशनल ग्रिड कनेक्शन के लिए अदानी की गोडा पावर प्लांट को अप्रूव कर दिया गया है। ये गोडा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में स्थित है, और प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? तो 1600 मेगावाट की प्लांट की कैपेसिटी है, और इसकी जो टाइप है वो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। कंपनी हमने देखी अदानी पावर लिमिटेड है। ओरिजिनल पर्पस क्या था इसका? ओरिजिनल पर्पस बनाने का ये था कि पावर एक्सपोर्ट की जा सके बांग्लादेश को अंडर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। कनेक्शन मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। लीगल बेसिस क्या है? तो लीगल बेसिस भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिग्निफिकेंस ये है कि फर्स्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पावर प्लांट है ये, जहां पे ये बनाया गया था कि बांग्लादेश को पावर सप्लाई की जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि फर्स्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पावर प्लांट अलाउड टू सप्लाई पावर टू इंडियाज डोमेस्टिक ग्रिड। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, पर अब इंडिया की डोमेस्टिक ग्रिड में भी ये अपना कंट्रीब्यूशन देगा। कैपेसिटी कितनी है? तो हमने देखा 1600 मेगावाट की। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। वर्ल्ड पोलियो डे 2025 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड पोलियो डे 2025 की थीम है एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। ठीक है, एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर जो है वर्ल्ड पोलियो डे की थीम है, जिसको हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर को। इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री का स्टेटस दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। अक्टूबर 2025 में तुवालू, जो कि एक कंट्री है पैसिफिक ओशन की, उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है 90th स्टेट मेंबर के तौर पे? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN को ज्वाइन किया है तुवालू ने, जो कि एक पैसिफिक ओशन की कंट्री है। आप मैप देख लीजिए, और इन्होंने 90th स्टेट मेंबर के तौर पे IUCN को ज्वाइन किया है। फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है पीयूष पांडे जी, जिनका हाल में ही निधन हो गया है। इनको फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग के नाम से जाना जाता था।
जोहो कंपनी का कौन सा ऐप है जो कि इंटीग्रेट करेगा चैट को पेमेंट्स के साथ? तो अराताई है। अराताई इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये जोहो कंपनी का मैसेजिंग ऐप है जिसके अंतर्गत यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे। जोहो कॉर्पोरेशन जो है ये चेन्नई बेस्ड इंडिया फाउंडेड कॉर्पोरेशन है। केरला की पहली अंडर वाटर टनल किन दो लोकेशंस को कनेक्ट करेगी? तो ये है वाइपिन और फोर्ट कोची। जो केरला की पहली अंडर वाटर टनल है वो कनेक्ट करेगी वाइपिन और फोर्ट कोची को। इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2672 करोड़ रुपए और टोटल लेंथ है 2.75 किलोमीटर की। 1.75 किलोमीटर बोर्ड टनल है और 1 किलोमीटर कट एंड कवर है। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कितने दियास जले हैं, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो याद रखिएगा ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 26,17,215 दिया जलाए गए हैं अयोध्या दीपोत्सव 2025 में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है आरती पार्टिसिपेशन का, जिसमें 2128 लोगों ने भागीदारी की थी 21 अक्टूबर 2025 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में। इंडिया कितनी भैरव बटालियंस रेस करने के लिए प्लान किया है और उनकी अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेंथ क्या होगी? तो इंडिया जो है प्लान कर रहा है 25 भैरव बटालियंस को रेस करने के लिए और हर एक बटालियन में 250 सोल्जर्स होंगे। इंडिया ने प्लान किया है 25 भैरव बटालियंस को रेस करने के लिए, जिसमें हर एक बटालियन में 250 सोल्जर्स होंगे। भैरव बटालियंस का पर्पस क्या होगा? तो रैपिड स्ट्राइक मिशंस को कैरी आउट करना, सरप्राइज अटैक्स करना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को कंडक्ट करना और रिकनाइसेंस और हाई मोबिलिटी मिशंस को परफॉर्म करना। करंट स्टेटस की बात करें भैरव बटालियंस की, तो 5 ऑपरेशनल भैरव बटालियंस हैं अभी इंडिया में, 4 अंडर फॉर्मेशन है और 25 प्लान्ड है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था विद इन 6 मंथ्स। न्यूजीलैंड के नए सोशल मीडिया बिल का क्या प्रपोजल है, मेन प्रपोजल है? तो न्यूजीलैंड के नए सोशल मीडिया बिल के अंदर 16 साल से कम जितने भी लोग हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए, और प्लेटफॉर्म्स को मैंडेट कर दिया गया है एज वेरिफिकेशन के लिए। तो ये न्यूजीलैंड में ये कैरी आउट किया जा रहा। गूगल क्लाउड के नए चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया है? तो कार्तिक नारायण जी हैं, जो कि फॉर्मर सीटीओ रहे हैं एक्सेंचर कंपनी के, उनको अपॉइंट किया गया है चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर के पद पे। कहां पे? गूगल क्लाउड में। अक्टूबर 2025 में सऊदी अरेबिया ने कौन सा एक मेजर लेबर रिफॉर्म किया है? तो यहां पे काफला सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर फ्रेमवर्क के साथ। याद रखना है ये कहां पे हुआ है, ये सऊदी अरेबिया में हुआ है, जहां पे काफला सिस्टम को रिप्लेस किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर फ्रेमवर्क के साथ। तो अबॉलिश किया गया है काफला या स्पॉन्सरशिप सिस्टम को, कहां पे? सऊदी अरेबिया में, और इंप्लीमेंट किया जाएगा अक्टूबर 2025 से। काफला के रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते थे जिसके चलते इसको हटाया जा रहा है। तो काफला के रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते थे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट कन्फिस्केट कर लिया जाता था इंप्लॉयर द्वारा, ठीक है। अगर इंडिया से कोई इंप्लॉय गया है काम करने सऊदी अरेबिया, तो काफला सिस्टम के अंदर वो जो एम्प्लॉयर है वो जब्त कर सकते हैं इंडियन वर्कर के पासपोर्ट। कोई भी जॉब नहीं चेंज कर सकता विदाउट एम्प्लॉयर कंसेंट, मतलब एम्प्लॉयर का जब तक कंसेंट नहीं होगा तो जॉब चेंज नहीं की जा सकती। काफला रिस्ट्रिक्शन ये है। एग्जिट वीजा रिक्वायर होता है, अगर आपको वहां से बाहर निकलना है तो उसके लिए एग्जिट वीजा चाहिए होगा। लीगल प्रोटेक्शन जो होती है बहुत लिमिटेड होती है। कोई भी मिनिमम वेज या यूनियन राइट्स नहीं होते हैं। काफला रिस्ट्रिक्शन इसको कहते हैं। कहाँ पे ये चलता है, इंप्लीमेंट किया जाता था? तो ये सऊदी अरेबिया में इंप्लीमेंट किया जाता था। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर फ्रेमवर्क के साथ, जिसके अंदर जॉब को चेंज की जा सकती है विदाउट एम्प्लॉयर कंसेंट, एग्जिट विदाउट वीजा और परमिशन, बिना एग्जिट वीजा के एग्जिट किया जा सकता है, या परमिशन लिए बिना भी जाया जा सकता है बाहर। लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब मिनिमम वेज की बात होगी, यूनियन राइट्स होंगे, लेबर कोड्स और ग्रीवेंस मैकेनिज्म जैसी चीजें आएंगी, बेटर वेज प्रोडक्शन एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये एक बात है लेबर रिफॉर्म्स की। कहां पे आया है ये? काफला सिस्टम को रिप्लेस किया गया है, तो ये किया गया है सऊदी अरेबिया में। भारत के कौन से राज्य को डिक्लेयर किया गया है पहला राज्य विच इज फ्री ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी? तो ये राज्य है केरला, जहां पे 1 नवंबर 2025 से डिक्लेयर किया गया है स्टेट को टू बी फ्री ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी। एक्सट्रीम पावर्टी अब केरला में नहीं विटनेस की जाएगी। कितनी स्टेट्स और रोड स्ट्रेचेस को कवर किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3D नेटवर्क सर्वे व्हीकल इनिशिएटिव में? तो 23 राज्यों को कवर किया गया है और लगभग 20,933 किलोमीटर नेशनल हाईवेज को कवर किया गया है NHAI के 3D नेटवर्क सर्वे व्हीकल इनिशिएटिव में। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है 3D नेटवर्क
सर्वे व्हीकल इनिशिएटिव। ठीक है, ये इनिशिएटिव क्या है? एआई बेस्ड हाईवे मॉनिटरिंग। इससे हाईवे की मॉनिटरिंग होगी यूजिंग 3D नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स। ठीक है, तो व्हीकल्स में 3D नेटवर्क लगाए जाएंगे जिसकी वजह से जो हाईवे हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी? तो 3D लेजर स्कैनिंग, एआई बेस्ड एनालिसिस और ऑटोमेटेड डिफेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, अब हाईवे को मॉनिटर कर रहे हैं तो क्या मॉनिटर करेंगे हाईवे पे कि गड्ढा कहाँ हो गया है, क्रैक्स कहाँ हो गए हैं, पॉट होल्स कहाँ हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रोके जा सके। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा नेटवर्क सर्वे व्हीकल इनिशिएटिव का? तो डिटेक्ट करेगा सरफेस क्रैक्स, जो सरफेस क्रैक्स आ जाते हैं, पॉट होल्स को आइडेंटिफाई करेगा जो गड्ढे होते हैं, पैचेस को आइडेंटिफाई करेगा और मॉनिटर करेगा वेयर एंड पेवमेंट डिफेक्ट्स ऑटोमेटिकली। तो ये इनिशिएटिव के अंदर क्या होगा, हाईवेज जो हैं इनके अंदर जो भी दिक्कतें हैं, पॉट होल्स हैं, जो भी क्रैक्स आए हैं उनको ऑटोमेटिकली डिफेक्ट डिटेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद उनका मरम्मत की जाएगी। ये कितने स्टेट्स को कवर कर रहे हैं लगभग? तो ये 23 राज्यों को कवर कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। 23 राज्यों को कवर कर रहा है और कितनी स्ट्रेच है? तो 20,933 किलोमीटर के हाईवेज जो हैं वो इसकी कवरेज में आ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख के लिए कौन से स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रपोज किए हैं? तो आर्टिकल 371 लाइक प्रोविजंस प्रपोज किए गए हैं लद्दाख के लिए स्टेटहुड टॉक्स में। आर्टिकल 371 जो है ये प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोटेक्शन टू सेफगार्ड लोकल लॉज, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये अप्लाई होता है 12 राज्यों में। ठीक है, इससे पहले आर्टिकल 370 जो था जम्मू कश्मीर में लागू होता था, तो वो भी एक स्पेशल प्रोविजन था। तो ऐसे ही स्पेशल प्रोविजन को एक्सटेंड करने की बात हो रही है लद्दाख में। जैसे आर्टिकल 371A है वो नागालैंड में लागू होता है, 371B है वो आसाम में लागू होता है। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे जो लोकल लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेशन जो स्पेसिफिसिटी है, एक एक जगह की अलग अलग कल्चर है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको प्रोटेक्ट करा जाता है आर्टिकल 370 के अंदर। तो यही कुछ चीज़ें हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि लद्दाख को भी एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है अमिड स्टेटहुड टॉक्स। अगस्त 2025 में इंडिया में ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो कितना रहा है? तो $6,049 मिलियन रहा है ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो इंडिया में अगस्त 2025 में, जो कि डिक्लाइन है 30.6% से व्हेन कंपेयर्ड विद अगस्त 2024। तो नेट चेंज हम देखें अगस्त 2025 में तो इट फेल बाय 159%। ठीक है, अगस्त 2025 में जो नेट एफडीआई चेंज है, अभी हमने ग्रॉस की बात की थी, नेट एफडीआई जो चेंज देखा गया है वो 159% ड्रॉप देखा गया है। ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज हमने देखा $6,049 मिलियन है, जो कि अगस्त 2024 के कंपैरिजन में 30% कम है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मणिपुर में निंगोल चौकोबा नाम का फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा मणिपुर का फेस्टिवल है निंगोल चौकोबा। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट करता है बॉन्ड बिटवीन मैरिड विमेन एंड देयर पैटर्नल फैमिलीज। मैरिड विमेन और पैटर्नल फैमिलीज के बीच जो बॉन्ड है उसको सेलिब्रेट करने के लिए निंगोल चौकोबा आयोजित किया जाता है मणिपुर में। साल 2025 में इंडिया ने एआई इन्वेस्टमेंट्स में कौन सा एक माइलस्टोन अचीव किया है? तो इंडिया ने क्रॉस किया है $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो 2025 में इंडिया ने इन्वेस्ट किया है $20 बिलियन एआई कमिटमेंट्स में। साल 2025 में रिपोर्टिंग बॉडीज ने बताया, रिपोर्टिंग बॉडीज कौन कौन सी हैं? मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार इंडिया ने क्रॉस किया है $20 बिलियन एआई इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, तो याद रखना है आपको $20 बिलियन जो है एआई इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हो चुके हैं इंडिया की तरफ से। और ये प्रीवियस इन्वेस्टमेंट की बात करें साल 2024 में तो ये वैल्यू थी $12.3 बिलियन की। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो कॉम्पोजिशन है इन्वेस्टमेंट का वो पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों का है। ठीक है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, दोनों को मिला के इंडिया ने इन्वेस्ट किया है $20 बिलियन एआई कमिटमेंट्स में। ठीक है, और 2024 में क्या इन्वेस्टमेंट किया गया था? $12.3 बिलियन का कंबाइंड पब्लिक एंड प्राइवेट।